नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश में अचानक से संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले बढ़ गए हैं। खेला खाया घाया ये तबका ताक में ही बैठा था कि कब किसानों की तरफ से कोई चूक हो और वो उन्हें आतंकी, खालिस्तानी, देशद्रोही घोषित कर दे कि हम तो पहले से कहते थे ये किसान नहीं है। मैं आज विस्तार से किसान आंदोलन, उसके विरोधाभासों, उसकी गलतियों और उसकी खूबियों पर बात करने वाला हूं। लेकिन इसके पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं कि टेलीविजन चैनलों पर चमकने वाले चेहरे किसानों को लेकर खूंखार हो उठे हैं। वो लंबे समय से भूखे बैठे हुए थे और पुलिस ने जैसे ही मौका दिया वो शिकार करने बैठ गए। उनकी पालतू सोच इससे आगे जा ही नहीं सकती, क्योंकि जहां से उन्हें निर्देश मिलते हैं वहां से किसानों के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक शब्दकोश में मिला है। इसीलिए मैं जानबूझकर उनके लिए पालतू शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले तो उन्हें यही देखकर सदमा लग गया कि जिन्हें वो पूरी बेशर्मी से मुट्ठी भर लोग कहते थे, उन्हें गिनना मुश्किल हो गया था 60 कैमरे, 60 रिपोर्टर छाप पत्रकारिता के शिखंडियों के लिए। उन शिखंडियों में से कोई भी किसानों के बीच कभी नहीं गया। उनको पता था कि किसान उनकी नैतिकता और उनके सवालों दोनों को नंगा कर देगा। खैर, ऐसे में जब आईटीओ और लाल किले से कुछ अप्रिय खबरें आई तो सत्ता के इन पालतू दूतों और अफसराओं की छाती फटने लगी कि हाय, किसानों ने ये कर दिया, हाय लोकतंत्र की लाज लुट गई, हाय हमारी दिल्ली, हाय हमारा लाल किला, हाय हमारी परंपरा। मैं किसी भी तरह की हिंसा का कतई समर्थन नहीं करता। एक लोकतंत्र पसंद कोई भी आदमी किसी भी हिंसा का हिमायती नहीं हो सकता। लेकिन टेलीविजन चैनलों की दंगाई सोच की आत्माएं कम से कम लोकतंत्र और मनुष्यता पर प्रवचन न दे तो बेहतर। ये वो दंगाई हैं जिनका पालतू कलेजा तबलीगी जमात का नाम आने पर समंदर की तरह हिलोरे मारने लगता है। ये वो दंगाई है जो किसी मुसलमान कॉमेडियन के फर्जी मामले में फंसाए जाने पर संविधान की प्रस्तावना पर पैर लगकर धर्मांध हो उठता है। ये वो दंगाई है जो जेएनयू और जामिया में पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं के लिए, एएनयू के छात्रों और छात्राओं के लिए घिनौनेपन की हद तक उतर आते हैं। नजीब कहां गया? जेएनयू के हमलावर कहां हैं? कपिल मिश्रा को पकड़ने में हाथ क्यों कांप रहे हैं? पुलिस और सरकार पर ऐसे सवाल खड़े करने में वो थूक गटकने लगते हैं। टेलीविजन के ऐसे दंगाई किसानों को नैतिकता, लोकतंत्र और संविधान का पाठ न पढ़ाएं तो बेहतर, क्योंकि उनके हाथ मनुष्यता और लोकतंत्र के खून से रंगे हुए हैं। क्या ऐसी गंदी सोच के लोग लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाएंगे जो टीवी पर कार्यक्रम बनाते हैं, अयोध्या हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे? पूछिएगा, शर्म नहीं आई संविधान की आत्मा को जूते से रौंदकर टीआरपी की मलाई खाते हुए? क्या ऐसी लिजलिजी सोच के लोग लोकतंत्र और संविधान का पाठ पढ़ाएंगे जो कार्यक्रम बनाते हैं मोदी इंडिया के पापा हैं? पूछिएगा, तब शर्म आई थी लोकतंत्र की रूह को रौंदते हुए? जिन लोगों के भीतर का दंगाई मुसलमानों का नाम आते ही भयानक हो उठता है, वो बता रहे हैं कि देखो, किसानों ने लोकतंत्र का पालन नहीं किया, संविधान का पालन नहीं किया, पुलिसिया करार का पालन नहीं किया। आपने सुना है कभी टीवी वालों का कलेजा कांपा हो किसानों की कपकपी से? 1 मौत, 2 मौत, 3 मौत, 4 मौत, 70 से ज्यादा मौतों के बाद भी किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाना टीवी वाली अफसराओं और दूतों के लिए पत्रकारिता की नैतिकता का वो पाखंड है जिस पर हर दिन लोकतंत्र की मौत का झंडा लहराया गया है। ऐसे लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। वो समझते हैं कि लोकतंत्र कोई चूरन है जिसे वो अपनी सहूलियत से चाट जाएंगे और अपनी सहूलियत से थूक देंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर तरह की हिंसा का विरोध है, लेकिन टेलीविजन के दंगाई तो यह ना बताएं कि लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। ऐसा लगता है जैसे राखी सावंत फतवा जारी करे कि स्मिता पाटिल, नरगिस मधुबाला की एक्टिंग मुझे पसंद नहीं है। लाल किले पर किसी पंथ का झंडा लहराए जाने की किसी भी सूरत में हिमायत नहीं हो सकती।
ऐसा करने वाले कौन थे, उनका इतिहास क्या है और उनके रहनुमा कौन है, इन सब पर भी बात होगी। लेकिन दो मुंहे सांपों को लोकतंत्र और संविधान पर बात करने से बचना चाहिए। उनके फैले हुए फन और साफ नजर आने लगते हैं। लाल किले पर किसी भी पंथ का झंडा लहराया जाना ठीक नहीं है। मैं तो हमेशा ही इसका विरोध करूंगा, लेकिन दो मुंहेपन की भी कोई हद होती है। जिन लोगों की छातियां इस पर फट रही हैं, वो राजपथ पर राम मंदिर की झांकी निकाले जाने पर तालियां पीटते हैं, जय बोलते हैं, और ये काम कुछ सिरफिरे नहीं, बाकायदा चुनी हुई सरकार करती है। तब न उन्हें धर्मनिरपेक्षता की याद रहती है, न संविधान याद रहता है, न लोकतंत्र याद रहता है। कोई भी विमर्श एक तरफा नहीं हो सकता। और एंकर की खोल में बैठे दंगाई सोच के लिजलिजे लोग यह फतवा जारी नहीं कर सकते कि बाबरी मस्जिद के गुंबद पर गेरुआ ध्वज लहरा देना राष्ट्रवाद का प्रतीक था और लाल किले के खंभे पर गेरुआ लहरा देना देशद्रोह। दोनों ही इमारतें विशुद्ध तौर पर मुसलमानों ने बनाई थी। वैसे तो इन लोगों को मुसलमानों के नाम से युबकाई आने लगती है। ताजमहल तक को मिटा देना चाहते हैं, नफरत करते हैं उससे। अदालतों और कोतवालियों तक को गेरुए से रंग देना चाहते हैं। याद दिलाना जरूरी है कि निर्भया कांड के बाद हजारों लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे और संसद को बैठना पड़ा था। मैं फिर कह रहा हूं कि लाल किले पर किसी पंथ का झंडा संविधान के ढांचे की तौहीन है, लेकिन आपकी आलोचनाएं चुनिंदा नहीं होनी चाहिए, दो मुही नहीं होनी चाहिए। बिकी हुई नैतिकताओं के पाखंडी लोकतंत्र की लकीरें नहीं खींच सकते। अब आइए हिंसा और लाल किले पर पंथ विशेष का झंडा लहराए जाने की घटना पर। यह तस्वीर देखकर टीवी वाले भाई और माई लोग तैश में आ गई थी। स्वाभाविक था, तैश ना हो तो उनकी पत्रकारिता की ऐश चली जाएगी। खैर, शाम होते होते यह भेद खुल गया कि जिस भीड़ ने लाल किले में उत्पात मचाया और खंभे पर झंडा लहराया, उसकी अगुवाई कर रहा था दीप सिद्धू नाम का एक आदमी। दीप सिद्धू कौन है, इसको भी समझने की जरा जरूरत है। दीप सिद्धू ठीक उसी वक्त लाल किले के खंभे के नीचे मौजूद था जब झंडा लहराने के लिए एक आदमी उस पर चढ़ रहा था। एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सिद्धू लोगों को उकसा रहा है और नारेबाजी कर रहा है। टीवी चैनलों के एंकरों को यह सुनकर काठ मार गया कि दीप सिद्धू दरअसल भाजपा सांसद सनी देओल का खासम खास है, पार्टी का प्यारा है। इतना खास कि जब सनी देओल पीएम मोदी से मिलने जाते हैं तो दीप सिद्धू को साथ ले जाते हैं। मोदी के साथ उसकी तस्वीर है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उसकी गुफ्तगू की बहुत शानदार तस्वीर सोशल मीडिया में तैरने लगी। भाजपा के पूर्व सांसद और सनी देओल के पापा धर्मेंद्र भी सिद्धू को बहुत प्यार करते हैं। सवाल है कि दीप सिद्धू हजारों लोगों के साथ लाल किले के अंदर घुसा कैसे? वो किसानों के जत्थे में तो था नहीं, वो किसी बॉर्डर से रवाना नहीं हुआ, तो लाल किले पर पहुंचा कैसे? 26 जनवरी को वैसे भी लाल किले की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद रहती है। ऐसे में पहला सवाल यही उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का दुलारा दीप सिद्धू क्या किसी खास मकसद से भेजा गया था? क्या उसका मकसद किसान नेताओं को, किसानों को, आंदोलन को बदनाम करना था? यह सवाल टीवी वाले भाई और माई नहीं पूछ रही, क्योंकि इससे उनकी दंगाई आत्माओं का चैन छिन जाएगा। टीवी वाले बंदों और बंदियों ने उन तस्वीरों को भी शातिराना तरीके से गोल कर दिया जिनमें चुपचाप खड़े किसानों पर पुलिस बर्बरता से टूट पड़ती है। टीवी वालों ने उस तस्वीर को भी गोल कर दिया जिसमें एक ट्रैक्टर पर पुलिस वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर सैकड़ों लाठियों के साथ धावा बोल देते हैं। टीवी वालों ने यह भी नहीं बताया कि जब रूट तय था तो पुलिस ने उन रास्तों पर बैरिकेडिंग क्यों की, किसानों को जाने से क्यों रोका। 25 जनवरी की शाम तक इस बात पर संशय बरकरार था कि ट्रैक्टर परेड का रूट क्या होगा। इस संशय के लिए कौन जिम्मेदार है? अब पुलिस बहुत होशियारी के साथ कह रही है कि जिस रास्ते पर किसान बढ़े वो रूट नहीं था। तो आपने समय रहते अखबारों में, सोशल मीडिया में, वेबसाइट पर, फेसबुक पर विस्तृत रूट का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया?
इससे यह शक पैदा होता है कि जानबूझकर किसानों को, दिल्ली वालों को और मुसाफिरों को अंधेरे में रखा गया ताकि समय आने पर इस अंधेरे में लाठियां भांजी जा सकें, गोले छोड़े जा सकें, गोलियां चलाई जा सकें। अब अंतिम बात, इस पूरे मामले में एक बार फिर से साबित हुई है कि दरअसल नरेंद्र मोदी हिंसा के सत्ता के सरदार रहे हैं। वो समझते हैं कि सियासत के खेल में पुलिस को आगे करके चालें कैसे चली जाती हैं। इस बार भी उनके सिपाहियों ने किसान आंदोलन को खत्म करने के सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी, हार ही हाथ लगी। लेकिन पुलिस के दम पर किसानों की पीठ तोड़ने का पाप जरा दूजे किस्म का है। इस कोशिश में उनका इकबाल धुआं हो रहा है, उनकी लोकप्रियता को पलीता लग रहा है। वो उस खेल में अपना हाथ जला बैठे हैं जिसमें वो अपने आप को माहिर समझते थे, क्योंकि किसानों ने अपने मान के लिए जान देकर उसके मोहरे ही बदल डाले हैं। सरकार अब जो भी कर रही है अंदाजे से, और अंदाजे से चली गई चालों से बाजियां पलट ही जाएं, ये हरगिज जरूरी नहीं। किसान नेताओं ने अपनी गलती कबूल करके उन पर माफी मांगकर एक नायाब उदाहरण पेश किया है। रोटियां खाने वाले लोग अन्नदाता को माफ न करें, ऐसा छोटा दिल नहीं है उनका, लेकिन लाठियां बरसाने वाले क्या करेंगे? इस सवाल पर किसानों ने अपनी पीठ टेक दी है। आओ बच्चों, उधेड़ दो अपने बाबा की चमड़ी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों तक अलग अलग जरिए से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को भी लाइक और फॉलो कर दीजिए। नमस्कार।